हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप का जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये इसका नाम है सिंपल सॉल्ट। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सॉल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्ट विच गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ कटायन एंड अनायन आर सिंपल सॉल्ट। लाइक इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि NaCl है। NaCl को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Na+ आयन एंड Cl- आयन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एक टाइप के कटायन और अनायन फॉर्म हो रहे हैं, तो ये एक सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। वैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं MgCl2, ये भी जब डिसोसिएट होगा तो इन फॉर्म ऑफ Mg2+ आयन प्लस 2Cl- आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको भी हम लोग सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। सेकेंड टाइप का जो सॉल्ट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया गया वो हम लोग देखते हैं। डबल सॉल्ट, सॉल्ट विच गिव्स मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन एंड अनायन एंड इट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वल सॉल्यूशन आर डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो डबल सॉल्ट का फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इसका फर्स्ट एग्जांपल है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट किसको बोला जाता है, तो मोहर सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। और अगर मैं इसको वाटर में डिजॉल्व करता हूँ तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा Fe2+ आयन, अमोनियम आयन एज वेल एज सल्फेट आयन। तो ऐसे सॉल्ट जो होते हैं वो डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन प्रेजेंट है। सेकेंड जो यहाँ पे कैटेगरी आता है वो है एलम। एलम क्या होता है, तो एलम का जो जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है M2SO4 डॉट M डैश ट्वाइस SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जनरल मॉलिकुलर फार्मूला है एलम का। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इसमें कौन कौन सा आते हैं। जैसे कि सपोज डेट आता है K2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं पोटाश एलम। इसका नाम रहा होगा पोटाश एलम। और पोटाश एलम को जैसे ही हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो अपने को पता है इसमें मुझे मिलेगा K+ आयन, Al3+ आयन और यहाँ पे साथ में मिल जाएगा SO4 2- आयन। अब यहाँ से अपने को दिख रहा है जो पहला वाला यहाँ पे है वो मोनोवैलेंट कटायन है और जो ये है ट्राइवैलेंट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग ऊपर में देखें तो M यहाँ पे जो रहा होगा ये ऑलवेज एक मोनोवैलेंट कटायन रहा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट कटायन। एंड सेकेंड जो M डैश रहा होगा वो एक ट्राईवैलेंट कटायन रहा होगा। ट्राईवैलेंट कटायन रहा होगा। तो मोनोवैलेंट कटायन एंड ट्राईवैलेंट कटायन ध्यान में रखें। जैसे कि और भी एलम के मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है Na2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम रहा होगा सोडा एलम। ये भी एक एलम का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी देखें तो सोडियम मोनोवैलेंट कटायन है और एल्यूमिनियम जो होता है वो ट्राईवैलेंट कटायन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग एलम से रिलेटेड ही। और भी एलम हम लोग एक दो और देख लेते हैं। जैसे कि सपोज डेट मेरे पास है नेक्स्ट एलम का केस K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको हम लोग बोलेंगे क्रोम एलम के नाम से। तो ये सब जो हम लोगों ने देखा ये सारे क्या होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। अब जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड टाइप का सॉल्ट, ये होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसको डिफाइन हम लोग करेंगे, सॉल्ट विच डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है K4FeCN6।
ये इस टाइप का है। अगर मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये फॉर्म करेगा 4K प्लस आयन प्लस FeCN6, और यह स्क्वायर ब्रैकेट कभी डिसोसिएट नहीं होगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 4 माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो मैंने लिखा है सॉल्ट विच डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आयंस। इसके अंदर में जो आयंस प्रेजेंट है Fe2 प्लस आयन प्रेजेंट है और Cn माइनस आयन भी प्रेजेंट है, लेकिन ये इसका टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ पोटेशियम बाहर है। इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है इसमें वाटर में जाने के बाद। ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ब्रेक किया जा सकता है, बट उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक किया जा सकता है, बट सिंपल डिजोल्यूशन से वो कभी ब्रेक नहीं होंगे, आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ऐसे जो सारे सॉल्ट होते हैं इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नाम से बुलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हम लोग नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं, और जो पोटेशियम होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर होगा। तो पोटेशियम जो होता है वो आयोनाइज हो रहा है इसलिए आयोनाइजेबल स्फीयर बोल रहे हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट वो आयोनाइज नहीं हो रहा है इसलिए नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। यहाँ पे एक कोई ना कोई मेटल होगा जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल के नाम से बुलाते हैं इस केस में, और Cn जो यहाँ पे दिख रहा है, Cn जो होता है इसको बोलते हैं लिगेंड के नाम से बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में अपने को पता कैसे चला था, कौन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, वर्नर्स की एक थ्योरी अपने को पढ़नी है, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स ने कुछ कंपाउंड के ऊपर रिसर्च किया था, और रिसर्च करने के बाद ही कुछ कंक्लूजन यहाँ पे निकाल के बताया था कि इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में रखेंगे। तो ये कौन कौन किसके ऊपर उन्होंने देखा था वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो वर्नर्स के जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ इस टाइप के थे, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 एंड COCl3.3NH3। इस कंपाउंड के ऊपर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट किया था। तो ऐसे नॉर्मली जब उन्होंने देखा इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो देखा क्या गया, इसमें 4 आयंस थे। लेकिन अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे देखूँ तो इसमें भी 4 आने चाहिए थे, लेकिन जब इन्होंने डिजॉल्व किया तो इसके अंदर में ओनली 3 आयंस प्रेजेंट थे, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 था। इनका जो कलर होता है इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं, इनका कलर जो होता है वो येलो होता है, ये जो होता है वो पर्पल कलर का कंपाउंड है, येलो पर्पल, और यहाँ पे ये जो रहा होगा वो ग्रीन कलर का कंपाउंड है, और ये वायलेट कलर का कंपाउंड है। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का टेक्निक ये है, हम लोग ध्यान में रखेंगे येलो पर ग्रीन वायलेट, येलो पर ग्रीन वायलेट याद रख सकते हैं। सीक्वेंस में 6HNH3, 5NH3, 4NH3 एंड 3NH3। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स बताए हैं जो कि मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो वर्नर्स ने जो पॉस्टुलेट बनाए वो कुछ इस टाइप्स के थे। उन्होंने दो यहाँ पे वैलेंसी को डिफाइन किया, एक था प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा था सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ये बताया गया, बोला गया दीज वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो प्राइमरी वैलेंसी के नाम से बुलाया जाएगा। और एक सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया गया दीज वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड इट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि इन्होंने वो जो पहले फॉर्मूला लिखा था उसको कुछ अलग तरीके से फॉर्मुलेट किया था। इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, तो यहाँ पे मैं नोट में लिख रहा हूँ, वर्नर फॉर्मुलेटेड द above compounds as follows। इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, तो पहला वाला जो कंपाउंड था उसके बारे में कुछ इस टाइप से लिखा। पहला कंपाउंड था, इसको लिखा इन्होंने CONH3 होल 6, पूरा का पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, और बाहर में क्या लिखा Cl3। अब जब हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने सॉल्ट के बारे में देखा था कि स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा 3 माइनस प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ से अपने को दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 3 + 1 टोटल जो है वो 4 आयंस प्रेजेंट हैं। सेकेंड अगर हम लोग जाएं, दूसरा वाले कंपाउंड को इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, तो इन्होंने फॉर्मुलेट किया CONH3 होल 5, यहाँ पे आ जाएगा Cl और साथ में यहाँ पे आ गया एक Cl2, मतलब एक Cl को अंदर कर दिया था इन्होंने।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला CONH3 होल 5Cl 2 माइनस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस केस में टोटल जो होंगे वो 3 आयंस प्रेजेंट रहेंगे, 2 क्लोरीन है और ये पूरा का पूरा एक आयंस की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें CONH3 होल 4Cl2 और यहाँ पे बाहर एक Cl रहा होगा, इसको अगर मैं डिसोशिएट करूँगा तो ये फॉर्म करेगा CONH3 होल 4Cl2 प्लस चार्ज। तो यहाँ पे हर जगह प्लस चार्ज आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहा होगा प्लस Cl माइनस रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ये टोटल जो होगा यहाँ पे 2 आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड लास्ट कंपाउंड CONH3 होल थ्राइस Cl3, इसको अगर हम लोग देखें तो ये डिसोशिएट होगा ही नहीं, तो पूरा पूरा हम लोग इसको 1 ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे इनके सारे सेटिस्फाई हो रहे थे। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे इस केस में देखा जाए फर्स्ट केस में ओनली यहाँ पे न्यूट्रल आयन जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर रहा है, ये जो 6 यहाँ पे रहता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करता है। इस केस में बात करें तो ये 5 ये रहा होगा और एक जो है क्लोरीन है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और क्लोरीन जो है वो एक नेगेटिव आयन है। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा था कि नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस केस में भी सेम उसी टाइप से, ये जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो है एक नेगेटिव आयन से, दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करें। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में सिर्फ क्लोरीन का रोल रहा होगा, यहाँ पे भी बात करें सिर्फ क्लोरीन का रोल रहा होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन, मतलब सारे कंपाउंड में ना कहीं सिर्फ क्लोरीन का रोल है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में बोलते हैं उसको सिर्फ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ पे सेटिस्फाई जो करने वाला होगा नेगेटिव आयन एज वेल एज न्यूट्रल। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूँ सबसे पहले, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लोगों ने कंपाउंड देखा CONH3 होल 6Cl3। अगर इसकी रिएक्शन में AgNO3 के साथ कराऊं तो तुमसे पूछा जाएगा कि जब हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को कितने मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि अपने को पता है कि AgCl से कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, AgCl का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो एक्चुअली ये कंपाउंड जो बना लेगा वो बनाएगा CONH3 होल 6, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रेट आयन NO3 थ्राइस प्लस 3 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये 1 मोल इसका 3 मोल AgCl का फॉर्मेशन कर रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड कंपाउंड देखें जो वर्नर्स ने यहाँ पे अपने को बताया था NH3 होल 5Cl और Cl2, अगर मैंने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई तो AgNO3 से कराने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा CONH3, ये भी 3 मोल रहा होगा यहाँ पे, बैलेंसिंग अगर करके देखें तो CONH3 होल 5Cl और ये फॉर्म करेगा NO3 होल ट्वाइस आएगा और साथ में 2 मोल ऑफ AgCl मिलेगा यहाँ पे अपने को। तो इसको मैं बैलेंस कर दूँ तो यहाँ पे, तो इस केस में देखा है तो इसका 1 मोल ओनली 2 मोल का फॉर्मेशन कर। रीज़न ये कि सिर्फ यहाँ से ये दोनों क्लोरीन ही बाहर निकल सकते हैं, वो अंदर का क्लोरीन बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें CONH3 होल 4Cl2 Cl आएगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराए तो अब तो अपने को पता चल चुका होगा ये सिर्फ ओनली 1 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे आएगा CONH3 होल 4Cl2 और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रेट आयन एंड ये फॉर्म कर लेगा AgCl। इसका मतलब ये सिर्फ 1 मोल, इसका 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ से अपने को सारी चीज़ें क्लियरिफाई हो चुकी है कि कौन क्या फॉर्म करेगा। फर्स्ट केस में हमने देखा कि उसका 1 मोल 3 मोल दे रहा है, क्योंकि जितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट रहा होगा उसके बाहर जो Cl प्रेजेंट है उसी को वो क्या करेगा, उसी से वो कंबाइन कर सकेगा। नेक्स्ट में देखा तो हमने देखा कि 2Cl बाहर थे तो उसी से कंबाइन किया। अब इसके ऊपर JEE वगैरह में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है
यहाँ पे बोला गया 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला CrCl3.6H2O हैज़ ग्रीन कलर A 0.1 molar solution of complex when treated with excess of AgNO3 gave 28.7 gram of white PPT. The formula of complex will be. अब यहाँ पे अपने को देखना है फॉर्मूला बहुत सारे अलग अलग दिए हुए, तो यहाँ से अपने को एक चीज़ उसने इन्फॉर्मेशन देख के रखा है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मूला, तो इतना तो पता है कि व्हाइट कलर का पीपीटी कौन फॉर्म करेगा, तो AgCl से कंबाइन करके AgCl का फॉर्मेशन कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को ये डिसाइड करना होगा कि कितने मोल मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे मोल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और मोल अपने को पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास ये हो गया, और मोलर मास अगर हम लोग AgCl का कैलकुलेट करें तो 108 35.5 143.5 आएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये इसका डबल दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो फॉर्मूला ये आ जाएगा 0.2। तो देख के लग रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो 0.1 मोलर था, और वो अपने को 0.2 मोलर प्रोवाइड कर रहा है। क्या 0.1 मोल कॉम्प्लेक्स है, वो 0.2 मोल AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये 1:2 का रेशियो है। इसका मतलब कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स है वो 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग को चेक करना होगा इसमें कि 2 मोल AgCl कौन दे सकता है। तो फर्स्ट जो होगा वो 3 बाहर है, इसका मतलब 3Cl बाहर है, इसका मतलब 3 मोल ऑफ AgCl फॉर्म होंगे। यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है, अपने लिए ऑप्शन सही है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आएंगे, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो रहा होगा वो बी रहा होगा। ये वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल पार्ट होता है, बस यहाँ पे मोल का अपने को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट विथ 100 मिलीलीटर ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो यहाँ पे AgNO3 के बारे में कुछ अपने को गिवन है कि उसका जो वॉल्यूम है वो 100 मिलीलीटर है और उसकी मोलैरिटी 10 मोलर है। तो अगर हम लोग इसका मोल कैलकुलेट करें तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होता है इन लीटर में। तो मोलैरिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है उसका 10 मोलर है, और वॉल्यूम जो है वो 100, लेकिन अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये 1000 आ जाएगा। ये सारे कैंसल आउट हो गए। यहाँ पे बोला गया है AgNO3 का 1 मोल है, मतलब AgNO3 का जो हमने यूज किया है वो सिर्फ 1 ही मोल यूज किया है। तो यहाँ से अपने को देखना है, ये जो तुम्हारा केस हो चुका है कुछ अलग टाइप का केस हो चुका है। हर एक केस में हम लोग AgNO3 को ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ पे AgNO3 का अगर 1 मोल लिया गया है तो ये 1 मोल ही यहाँ पे यूज किया गया, मतलब हर एक केस में 1 मोल ही AgCl फॉर्म कर सकता है। अब किसके किसके पास Cl, तो अभी हमने इसका फॉर्मुलेट किया हुआ पार्ट देखा था कि इसमें 3Cl बाहर थे, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक ही Cl कंबाइन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट में प्रेजेंट है। AgNO3 पूरा एक्सेस में अपने को गिवन नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ 1 मोलर गिवन है, इसलिए ये भी 1 मोलर AgCl देगा। ये भी 1 मोलर, क्योंकि इसमें 2 Cl बाहर रहे होंगे तो ये भी 1 मोलर ही दे सकता है, उसका दूसरा वाला कंबाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि ओनली 1 Cl बाहर था, तो वो तो 1 दे सकता है। इसका मतलब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है। और हर एक केसेस में जब वो एक्सेस रिएजेंट होता है, जैसे कि अगर मैंने इसका बोला था 3 मोलर, तो 3 मोलर होता तो ये क्या करता, यहाँ से 3 मोल दे देता, ठीक है। लेकिन ऐसा सबके साथ पॉसिबल नहीं था, तो ये इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी ऑप्शन सही रहा होगा। इस केस में क्या होगा, हर एक जो होंगे सिर्फ 1 मोल ही AgCl दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड RBr3.5NH3 was treated with excess of AgNO3 solution, then precipitate of AgBr obtained, then number of moles of AgBr कितना अपने को मिल रहा होगा, ये अपने को बताना है इस केस में। तो सबसे पहला काम तो अपना होगा कि हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स का मोल कितना रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में, मोलैरिटी जो दी हुई है वो है 0.01, एंड वॉल्यूम जो है वो 100 है। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 20 कैंसिल, इसका मतलब ये आ गया 0.001 मोलर रहा होगा। अब उस कंपाउंड का पहले हम लोग सही से फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेट करने का तरीका होगा IRNH3 होल 5 बोलेंगे
इंटू बी आर को अंदर रखना पड़ेगा ताकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के फॉर्मेट में आ जाए, 5 + 1 6, क्योंकि अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो ये 6 के फॉर्म में मैंने कर लिया, तो अपने को दिख रहा है यहाँ से 2 बी आर बाहर रह जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि कॉम्प्लेक्स का इतना मोल जो होगा वो उसका डबल फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर बी आर 2 बाहर है तो हम लोग बोलेंगे कि ए जी बी आर के 2 मोल अपने को मिलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका 1 मोल इसका 2 मोल प्रोवाइड कर रहा होगा, तो बोलेंगे 0.001 मोल जो रहा होगा वो 0.002 मोल प्रोवाइड करना चाहिए, और इसके हिसाब से जो अपना ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी कुछ चीज़ें। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, इसमें सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड क्या होता है। तो लिगेंड जो होता है ये एक ऐसा स्पीसीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, इसको हम लोग लिगेंड के नाम से बुलाएंगे। तो हम लोग सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर to the central atom known as ligand। जैसे कि एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, वो यहाँ पे रहा होगा लिगेंड OH माइनस आयन एक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, Cl माइनस आयन एक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, Cl माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, NH3 हो सकता है, ये एक्सेट्रा हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में, कितने टाइप्स के लिगेंड होते हैं। लिगेंड का क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें तो लिगेंड में सबसे फर्स्ट टाइप का जो लिगेंड होता है वो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड वैसे लिगेंड होते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकते हैं, उसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे याद रखना होगा OH माइनस है, Cn माइनस है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, फिर हम लोग बोलते हैं अमोनिया, ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। वाटर भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है। NO2 माइनस भी एक मोनोडेंटेट की लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। SCN माइनस रह गया होगा यहाँ पे। फिर हम लोग बोलते हैं पेरिडिन भी जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आता है, इसके पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ऐसे करके बहुत सारे लिगेंड जो होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। सेकेंड जो है बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड वैसे लिगेंड है जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकते हैं, सेंट्रल एटम को खास करके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहला हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं जिसका नाम होता है इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन जिसको हम लोग बोलते हैं EN के शॉर्ट फॉर्म इसका EN होता है। हम लोग अगर बात करेंगे तो NH2 CH2 CH2 और यहाँ पे रहा होगा NH2। यहाँ पे 2 डोनर साइट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये 2 जगह से डोनेट कर सकता है, इसको बाइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन का फॉर्मूला हो जाएगा C2O4 2 माइनस आयन, इसको शॉर्ट फॉर्म में OX बोलते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे तो OX लिखेंगे। अब यहाँ पे भी अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे भी O के ऊपर माइनस चार्ज, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ये ऑक्जिलेट आयन भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। थर्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DMG बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो DMG का फॉर्मूला क्या रहा होगा, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, यहाँ पे अगर बात करें N रहा होगा, ये इसके साथ OH रहा होगा,
N रहा होगा O के ऊपर माइनस, ये जो होता है यहाँ पे दो जगह लोन पेयर है, यहाँ से ये डोनेट कर सकता है। तो डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेट की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा होगा CH3 डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम ग्रुप है ये एक तरह से, तो ऑक्सीमेट हम लोग बोलते हैं। इस पे चार्ज भी तुम्हें ध्यान में रखना होगा, ताकि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड आउट करें तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे 1 माइनस चार्ज है, ये भी अपने को ध्यान में रखना होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी, ताकि अपने को पता चल सके कहीं पे अगर लिखा हो तो इसका पूरा नाम क्या रहा होगा। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो कौन आता है, इसमें ग्लिसिनेट आयन होता है। ग्लिसिनेट आयन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ग्लाई बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है NH2CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा। तो ये भी एक क्या रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड, डोनर साइट यहाँ पे भी है प्रेजेंट और यहाँ पे भी डोनर साइट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें आता है एसिटाइल एसीटोनेट। एसिटाइल एसीटोनेट को ACAC हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब ये क्या रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O C O माइनस चार, और यहाँ पे CH3, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये 2 डोनर साइट्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईपेरिडीन। बाईपेरिडीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BiPY के नाम से बुलाते हैं। बाईपेरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, दोनों जगह से डोनेट कर सकता है। तो हमने सारे एग्जाम्पल जो अभी तक देखे वो सब बाइडेंटेट के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो थर्ड टाइप का लिगेंड होता है, जो कि ट्राइडेंटेट लिगेंड है। सबका नाम से ही पता चल जाता है क्या होते हैं ये। ट्राइडेंटेट जो लिगेंड रहा होगा, इसके पास 3 डोनर साइट्स रहे होंगे, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2, और ये NH2 रहा होगा। यहाँ से भी ये डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। 3 अलग अलग इसके डोनर साइट रहे होंगे, ये तीनों जगह से डोनेट कर सकता है। इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। इसका नाम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे 2 इथिलीन ग्रुप है, तो हम लोग बोलेंगे डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। 3 अमाइन ग्रुप है, तो हम लोग बोलेंगे ट्राई अमाइन ग्रुप रहा होगा। तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट अपने को जो पढ़ना है वो है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड, तो टेट्राडेंटेट का जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो रहा होगा NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। ये वैसे अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन। ट्राइथिलीन टेट्रामाइन जो रहा होगा वो एक टेट्राडेंटेट लिगेंड है। अब हम लोग पेंटा के अलावा डायरेक्ट हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट 5th टाइप का लिगेंड जो है वो मैं लिख रहा हूँ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जो सबसे शॉर्ट इसका जो नाम है वो है इथिलीन डाईअमाइन टेट्राएसीटेट। इसका स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है, इथिलीन डाईअमाइन, इट मीन्स 2 नाइट्रोजन, और चारों तरफ एसीटेट ग्रुप लगे होंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज। नेक्स्ट CH2
C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, नेक्स्ट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज रहा होगा। तो ये जो है EDTA का स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ध्यान में रखना EDTA भी बोलते हैं। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का पार्ट रहा होगा। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का लिगेंड हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं 6 नंबर, जो की होता है वो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड वैसे लिगेंड होते हैं जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब वेरिएबल सिंपल अगर बात किया जाए तो वेरिएबल डेंटिसिटी, जो कि सिंगल डेंटिसिटी शो नहीं करेगा, जिसकी वो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है और बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसे कि इसमें आता है कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर है वो C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस रहा होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं CO3 2 माइनस। ये जो होता है एक फ्लेक्सीडेंटेट का पार्ट है, इसमें ये मोनो की तरह भी बिहेव करता है और बाई की तरह भी बिहेव कर सकता है। वैसे ही रहा होगा सल्फेट आयन भी है, वो भी एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का ही एग्जाम्पल रहा होगा। ये भी मोनो की तरह भी बिहेव कर सकता है और डाई की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है लिगेंड में, वो कौन सा लिगेंड है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करें तो बोलते हैं इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। इट इज अ मोनोडेंटेट ligand, but it has two donor site and it has two donor site, but it can donate only one lone pair इन वन टाइम। एक टाइम में सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ये सब एम्बीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि साइनाइड Cn माइनस भी होता है और Nc माइनस भी होता है, दोनों होते हैं। यहाँ पे जो पहले लिखा होगा वही डोनर होता है, Cn में C डोनर होगा, इसमें N डोनर रहा होगा। वैसे ही होता है SCN माइनस और NCS माइनस होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो NO2 माइनस होता है, ONO माइनस होता है। तो ये सब जो है मोनोडेंटेट है, बट यहाँ पे C डोनर है, N डोनर है, S डोनर है, N डोनर है, यहाँ पे N डोनर है, यहाँ पे O डोनर रहा होगा। तो ये सब जो होंगे वो एम्बीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, अब इसी में एक पार्ट आता है चिलेट एंड चिलेशन। तो ये क्या होते हैं, तो हम लोग सिंपली इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, पॉलीडेंटेट ligand form a stable ring known as chelate, and this property is known as chelation। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन के नाम से बुलाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म डिफाइन करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है कोबाल्ट है, इसकी मैंने देखा कि ये NH3, इसके साथ 4 है मोल और साथ में 2Cl है
और 1Cl यहाँ पे मैंने बाहर लिखा है। तो जो यहाँ पे कोबाल्ट है इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो 4 अमोनिया और 3 यहाँ पे 2 अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहा होगा वो हम लोग बोलेंगे 6, क्योंकि हर एक अमोनिया एक एक लोन पे डोनेट कर रहा होगा और क्लोरीन यहाँ पे भी डोनेट कर रहा होगा। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ऐसे करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बोलेंगे इसका 6 रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड टर्म्स अपने को क्या पढ़ना है। तो थर्ड टर्म्स अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन को डिफाइन करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इन अ स्पेस इज टर्म्ड एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा कि एक सेंट्रल मेटल है, इसके साथ 4 लिगेंड अटैच है। तो 4 अगर लिगेंड अटैच रहा होगा तो इसको 2 अलग अलग तरीके से हम लोग स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ये टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से, या तो इसी का अरेंजमेंट एक और तरीके से हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाएंगे। ये लिगेंड है, यहाँ पे भी लिगेंड है, L4 लिगेंड रहा होगा, इसका है टेट्राहेड्रल। फिर वैसे ही अगर बात करें तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लिया जाए ML6 है, इट मीन्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस रहा होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी अरेंजमेंट होगा सेंट्रल मेटल और लिगेंड का स्पेस में, वो सब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के नाम से बुलाए जाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे फॉर्म हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अपने को यहाँ तक तो क्लियर रहा होगा कि एक्चुअली कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डेफिनेशन है वो सेम वही रहेगा जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कि हम लोग अगर इसका एग्जांपल देखें तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल K4FeCN6। इसके लिए अपने को लिगेंड के ऊपर चार्ज पता होने चाहिए। जैसे कि हम लोग सेंट्रल एटम का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये जो है पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे +1 ये आ चुका है। Fe का कैलकुलेट करना है तो x मानेंगे। वैसे ही साइनाइड के ऊपर अपने को पता है 1 माइनस चार्ज होता है, तो 6 - 1, और इस पूरे के ऊपर न्यूट्रल चार्ज 0 है। तो यह आ जाएगा 4 + x - 6 = 0। तो x -2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +2। तो ऐसे करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर। सेकेंड भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे लिखा है NH3 4Cl2 है, और साथ में यहाँ पे Cl भी प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट का निकालना है तो हम लोग इसका लिखेंगे x। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये एक न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है। क्लोरीन के ऊपर होता है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, उसके ऊपर चार्ज -1 होता है, और बाहर एक और क्लोरीन है -1 = 0। तो x - 2 - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो +3 आ जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का तरीका रहा होगा। फिर हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा CuNH3 4 और बाहर में प्रेजेंट है SO4 सल्फेट आयन। अब इसका मुझे अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे, Cu का हम लोग लिखेंगे x। अमोनिया के ऊपर चार्ज नहीं है तो 0, लेकिन सल्फेट के ऊपर अपने को पता है -2 चार्ज होता है, ये कि 0 के इक्वल रहा होगा, और x = यहाँ से जो आ जाएगा +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा। अब इसके साथ अगर हम लोग देखें कि कोई ऐसा लिगेंड है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पहले से ही कोई चार्ज अगर गिवन रहा, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लिया जाए मुझे पहले से यहाँ पे गिवन है FeCN6, और इसके ऊपर चार्ज जो गिवन है वो 3- है। मुझे अब इसका कैलकुलेट करना है, तो हम लोग देखेंगे Fe को लिखेंगे x,
Cn जो है वो -6 हो जाएगा इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +6 -3, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो +3 रहा होगा। तो ये सब जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं सेंट्रल एटम के। तो ऐसे करके हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब अपने को पढ़ना है यहाँ पे टर्म्स, वो है 5th नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड डायरेक्टली अटैच विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इट इज कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे अगर बात करें, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है उसी को कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर के नाम से बुलाएंगे। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया K4FeCN6, अगर मैंने ये टर्म्स लिखा है तो यहाँ पे K4 को छोड़ करके जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में प्रेजेंट रहा होगा वो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहा होगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से इसको बुलाया जाएगा। तो ये भी टर्म्स अपने को ध्यान में रखना होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। इसके अंदर में बस ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसमें दो ही टर्म्स प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में। एक तो रहा होगा सेंट्रल मेटल और दूसरा जो प्रेजेंट रहा होगा लिगेंड प्रेजेंट रहा होगा, और इसी को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से बुलाएंगे। जैसे कि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा था एक CuNH3 होल 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट आयन SO4। तो ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है SO4 को छोड़ करके ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कैटेगरी में आएंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो कि अपने को ध्यान में रखना है इस चैप्टर में। अब यहाँ पे अपना बेसिक टर्म्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चेक यहाँ पे दिखेंगे कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट। यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कैलकुलेट दी कोऑर्डिनेशन नंबर and the oxidation state of following compounds। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट दोनों चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं एक साथ। हम लोग यहाँ पे देखेंगे NiNH3 होल 6 और बाहर में यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है और साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि निकल के साथ यहाँ पे 4 अमोनिया, यहाँ पे 6 अमोनिया अटैच हैं। तो 6 अगर अमोनिया यहाँ पे अटैच रहा होगा तो हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 रहा होगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, निकल का x मान लेंगे। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है इसलिए 0 मानेंगे, लेकिन क्लोरीन के पास -2 हो जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। तो ये -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कोई देते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ है MnCN6, इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3- चार्ज है। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर सीधा सीधा बोलूँगा कि इसका 6 रहा होगा क्योंकि ये सीधा सीधा साइनाइड जो है एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 से लिंक रहा होगा। अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैग्नीज का x लिखेंगे, साइनाइड के ऊपर -6 चार्ज और ये इक्वल टू -3 रहा होगा क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज है। तो x इज इक्वल टू +6 - 3 विच इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो अपने को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अपने पास जो कंपाउंड है वो COCl2En ट्वाइस और बाहर में एक Cl लिखा हुआ है, मुझे इसका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्लोरीन जो है वो तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, बट En जो होता है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो En बाइडेंटेड तो मतलब ये 2 लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसका ट्वाइस करना पड़ेगा अपने को, मतलब 2 2 हो जाएगा 4 और ये 2 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो कोबाल्ट के ऊपर कोई कोबाल्ट का कैलकुलेट करना है। क्लोरीन जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, En के ऊपर नो चार्ज और एक क्लोरीन और बाहर है तो उस पर -1 इक्वल टू लिखेंगे 0, तो यहाँ से x इक्वल टू +3 आ जाएगा जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा। नेक्स्ट है CD ग्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O
और लेते हैं यहाँ पे अमोनिया, और इसके ऊपर चार्ज जो है प्लस चार्ज है। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ग्लाई एक बाईडेंटेट लिगेंड है तो इसका तो 2 हो जाएगा। H2 एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, 1 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे बात करें तो मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 1 हो जाएगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहा होगा वो 4 रहा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो CD का x मान है। ग्लाई के ऊपर अपने को ध्यान में रखना होगा, इसके ऊपर चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है। H2O के ऊपर नो चार्ज, अमोनिया के ऊपर नो चार्ज, इज इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा +1। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आ जाएगी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में, यहाँ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं होमो लेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, वो सारे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स इन विच सिमिलर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इसका हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ FeCN6, यहाँ पे आ गया 4-, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रहा होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NiNH3 Cl2, तो ये भी एक होमोलिप्टिक, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा MnCN6 3-। तो ये सब जो एग्जांपल रहे होंगे ये सब होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट नोन एज हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो। जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं COCl2En ट्वाइस, और बाहर में जो लिखा हुआ है वो Cl लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें दो अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। क्लोरीन एक अलग लिगेंड हो गया, En एक अलग लिगेंड हो गया। दो अलग अलग अगर लिगेंड आया तो इसको हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से बुलाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ऊपर का एग्जांपल ले लूँ CD ग्लाई H2O NH3, इसके ऊपर मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल रहा होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा CO NH3 Cl2 1Cl आउटसाइड द स्फीयर, ये भी अपना एग्जांपल रहा होगा हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स का। तो ये सारे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला नाम से ही सबका पता चल जाता है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कटायनिक कॉम्प्लेक्स वैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो सब कटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको लिखते हैं कॉम्प्लेक्स विच कैरी नेट पॉजिटिव चार्ज आर कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसको कटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा CONH3 6 और Cl3, तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे CONH3 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 3Cl- चार्ज। तो हम लोग को यहाँ पे देख के लग रहा है कि इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर टोटल नेट जो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट रहा होगा। और अगर पहले से अगर उसके ऊपर कोई चार्ज गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि अगर मेरे को ऐसा कुछ गिवन है, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था CD ग्लाई H2O, यहाँ पे NH3 है, इसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो ये भी एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। और भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स तो है CrH2O6Cl3,
तो अगर मैं इसको भी यहाँ से ब्रेक करूँ तो क्या लिखूँगा, CrH2O होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3 Cl माइनस चार्ज। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा, यहाँ पे ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है। तो अपने को समझ में आ गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। और ऐसे भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखा हुआ अगर तुम्हें मिले तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहा होगा, और अगर बाद में लिखा रहे तो वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, ना आगे कुछ लिखा हो ना ही उसके पीछे कुछ लिखा होगा, तो वो सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सेकेंड हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स विच कैरी नेट नेगेटिव चार्ज आर अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल जो रहा होगा वो रहा होगा K4FeCN6। अब अगर हम लोग इसको देखें तो अगर मैं ब्रेक करता हूं तो लिखूंगा 4K प्लस आयन प्लस FeCN6, इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज रहा होगा। तो यहाँ पे देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये रहा कि एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि अनायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल होंगे। वैसे ही एक और एग्जाम्पल K3FeCN6, तो यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट बाद में लिखा हुआ है, तो बाद में लिखा होगा फिक्स है, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। 3K प्लस आयन प्लस FeCN6, इसके ऊपर चार्ज जो रहा होगा वो 3 माइनस चार्ज आएगा, ये भी एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और भी अगर पहले से अगर कोई चार्ज अगर गिवन रहा तब भी वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रहेगा। जैसे कि उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज गिवन हो, पॉजिटिव रहा तो कैटायनिक रहेगा, नेगेटिव रहा तो अनायनिक रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे लिखा हुआ है PtF4 2 माइनस, तो ये भी एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। वैसे और भी हम लोग देख सकते हैं NiF4 2 माइनस, ये भी एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अगर नहीं गिवन है तो ब्रेक करके देख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा सबको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है और अनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। थर्ड टाइप का हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स विच कैरी नो नेट चार्ज आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग देखें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के, तो ये रहा होगा NiCO4, निकल कार्बोनिल है ये। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल रहा होगा। वैसे ही देखें तो FeCO5, ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल रहा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें CrCO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 6, ये भी एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे ये सब एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल रहा होगा। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अपने को क्लियरली यहाँ पे हो चुका हो कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स अपने को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि ये सारी अगर तुम्हें पहचानना आ गया तो हम लोग बहुत ही अच्छे से IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, क्योंकि यही इसी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे सारा कुछ लगने वाला है।